Hello everyone, welcome back to our channel and today we are going to do a main important theorem, midpoint theorem. A midpoint theorem very important topic. Why? Not only for this year but ये topic काफ़ी time competitive exam में भी use होता है, तो ये future के लिए भी बहुत ही useful topic है. So चलो फिर देख लेते हैं कि midpoint actual में है क्या. जैसे कि एक ट्रायंगल लेते हैं, कम ऑन, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी. ओके, उसमें ए बी का एक मिड पॉइंट लेंगे एम, एन ए सी का भी एक मिड पॉइंट लेंगे एन, और एम एन को कनेक्ट कर देते हैं. ये जो दो मिड पॉइंट को कनेक्ट करके हमें जो लाइन मिली, दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड लाइन ऑफ द ट्रायंगल. ये मिड पॉइंट कहता है. ऑल्सो ये जो दो मिड पॉइंट को मिला के जो लाइन मिली, उसकी लेंथ ऑलवेज हाफ देन द थर्ड लाइन ऑफ द ट्रायंगल. दो चीज होती है, कब उसमें से कभी एक चीज गिवन है और आपको प्रूव करना है दूसरी चीज. कभी आपको ये पैरेलेलोग्राम है ऐसे बोला गया है और यहाँ पे पैरेलेलोग्राम बन रहा है ऐसे बोलेंगे, और आपको प्रूव करना है कि ए लाइन की एम एन इज अ हाफ ऑफ बी सी. ओके, सो डिफरेंट टाइप से हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ऑफ कोर्स अभी हम देखेंगे थियरम और ऑल एवरीथिंग. आई एम श्योर यू विल बी कॉन्फिडेंट, बट पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन हो सकते हैं ना, उसको पहले क्लियर करते हैं. अच्छा चलो, अभी देखो, मैंने कहा कि M is a midpoint AB. It means what? It means the length from A to M and B to M is a equal. Correct? Same thing here. Length between AN equal to CN. Okay, ये हो गया. अच्छा, पर ये जरूरी नहीं है कि AM and AN की लेंथ इक्वल होगी. क्यों? क्योंकि AB and AC, it is not necessary that always a equal length. That could be, that could not. Okay, so हो भी सकती है इक्वल लेंथ, नहीं भी हो सकती है. So ये जो मिड पॉइंट जिस लाइन पे है वो लाइन को दो इक्वल हिस्सों में कट करेगा, बट दूसरी लाइन से उसका कोई रिलेशन नहीं होगा, जरूरी नहीं है. अच्छा, ट्रायंगल ए भी जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली उसकी तीनों साइड डिफरेंट लेंथ हो और तीनों साइड इक्वल लेंथ हो. दैट कुड बी एनीथिंग लाइक ए बी सी स्केलन ट्रायंगल भी हो सकता है, मतलब कि ऑल थ्री साइड्स हैज अ डिफरेंट लेंथ. और आइसोसेलेस भी हो सकता है कि दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो. ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो सकता है कि ऑल थ्री साइड्स हैज अ सेम लेंथ टू ड्रॉ दिस डायग्राम. ओके, और राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है. ओके, देखो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड अगर मैंने ये दो साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट किया, तो जो एक तीसरी लाइन है जो कि हाइपोटेनियस, उसकी और जो मिड पॉइंट से कनेक्ट करने से मिली वो लेंथ इक्वल होगी. और जरूरी नहीं है कि हाइपोटेनियस से ही इक्वल हो, हाइपोटेनियस भी हम ले सकते हैं एज ए मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस एंड वन साइड. उन दोनों को मिला दो तो जो थर्ड साइड बची उससे पैरेलल होगा. ऐसा यहाँ भी हो सकता है, कोई भी दो लाइन के मिड पॉइंट कनेक्ट करो और थर्ड लाइन के उससे पैरेलल हो सकते हैं. ओके, सो क्लियर. आई होप कि ये जो छोटी छोटी बातों के बारे में जो भी कंफ्यूजन थे वो मैंने अब तक तो क्लियर कर दिए. चलो फिर अभी थियरम देखते हैं. लेट्स सी इट. सो थियरम 8.8 क्या पूछ रहा है? Sorry. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is a parallel to the third side. So हम पहले ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं. Okay. So a line segment join the midpoint of two sides of a triangle. So एक ट्रायंगल हम ABC लेंगे. ओके, उसमें ए बी पे एक मिड पॉइंट लेंगे डी, एंड ए सी पर भी एक मिड पॉइंट लेते हैं पॉइंट ई, और इन दोनों को कनेक्ट करते हैं. ओके,
इज अ पैरेलल टू थर्ड साइड। सो ये जो डी ई लाइन हमें मिली वो पैरेलल है बी सी को, वो हमें प्रूव करना है। सो उसको प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे अच्छा डी ई इज ऑलवेज हाफ देन द बी सी, आई टोल्ड यू हियर राइट। मैंने यहाँ पे बताया था कि एम एन की लेंथ ऑलवेज बी सी से हाफ ही होगी, ओके एग्जैक्ट हाफ होगी। यहाँ पे वो ही सिचुएशन रहेगा, जो लाइन हमें दो मिड पॉइंट को मिला के मिलेगी वो ऑलवेज हाफ देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। सो डी ई इज अ हाफ देन द बी सी। इट मीन्स क्या होगा कि पैरेललोग्राम तो हो ही नहीं सकता, ए दो अगर पैरेलल लाइन प्रूव किया तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ट्रपेजियम। अच्छा चलो कुछ भी करके हमें तो पैरेलल ही बोलना है, पैरेललोग्राम तो प्रूव करना नहीं है अभी, तो उसके बारे में लेंथ के बारे में तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। तो फिर क्या कर सकते हैं, उससे पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो हो सकता है कि हम इसे भी प्रूव कर सके कि पैरेलल लाइंस है। सो उसके लिए हमारे पास दो ट्रायंगल तो होने जरूरी है। अच्छा चलो फिर हम कह सकते हैं कि ए एक छोटा वाला ए डी ई वाला ट्रायंगल एंड ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है कॉन्ग्रुएंट की कि सेम साइज, एक बड़ा है एक छोटा है, तो उसे तो भूल ही जाओ। फिर चलो देखते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अच्छा चलो करके देख लेते हैं। अच्छा कंस्ट्रक्शन करने के टाइम हमें एक चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ ड्रॉ करो कि अपने फेवर में जाए, जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें हेल्प करे। तो यहाँ पे अगर मैं ए लाइन ड्रॉ करूँ, बी से लेके ई कनेक्ट करूँ, तो मुझे दो ट्रायंगल मिलेंगे, एक यहाँ पे मिलेगा एक यहाँ पे मिलेगा राइट, एंड एक कॉमन साइड मिलेगी। तो अगर मुझे एक कॉमन साइड मिल रही है तो ऑटोमेटिकली दैट इज द common side, so I can take as a one thing to prove that congruent. But देखो triangle X looks like smaller than the Y, so obviously वो दिख ही नहीं रहे कि equal है साइज में, तो ये तो भूल ही जाओ, उसे भी भूल जाओ। अच्छा फिर कहाँ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अच्छा कॉमन साइड और कोई जगह पे ट्राई करें, यहाँ पे अगर ए डी कॉमन साइड लेकर ए ड्रॉ करने की कोशिश करें तो फिर क्या करेंगे, ए हमें कॉमन साइड मिलेगी ओके, बट इसकी लेंथ उससे रिलेट करो, इससे उसको रिलेट करो, तो वो हम किसी भी तरह से रिलेट करके इक्वल नहीं प्रूव कर सकते। वैसे ही एंगल में भी कोई प्रॉपर्टी हमें हेल्प नहीं कर रही कि इक्वल प्रूव करें। वैसे भी ए लाइन को और ए दो लाइनों को कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, तो हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है पैरेलल प्रूव करने के लिए वो कंस्ट्रक्शन। अच्छा यहाँ से मैं एक कंस्ट्रक्शन करने की देख लेते हैं। सी से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पर वो लाइन ड्रॉ करने के टाइम क्या दिमाग में रखेंगे कि ए बी पैरेलल टू सी एफ, ओके ए बी एंड सी एफ हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ये दोनों पैरेलल लेंगे कंस्ट्रक्शन करने के टाइम। सो वो हमें यूज बाद में कुछ प्रूव करने के लिए यूजफुल होगा। इंटेंशनली बाद में यूज होगा नहीं, होगा ही, क्योंकि इंटेंशनली ड्रॉ की हुई है वो। अच्छा और ई को बी ई को एक्सटेंड करते हैं एफ तक, ओके एफ पॉइंट यहाँ पे है। अच्छा हो गए, देखो फिर हमें ये ट्रायंगल मिला, ए एंगल कौन सा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट, सो वो तो इक्वल ही होगा राइट, इसे एंगल 1 कहते हैं एंड 2, सो एंगल 1 इक्वल टू, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है। अच्छा एक ए साइड ए ई एंड ई सी वो इक्वल है, क्यों, क्योंकि ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सो लिख सकते हैं ए ई इक्वल ए सी, सॉरी ई सी, ओके दो चीज़ें मिल गई हमें, एक एंगल मिला एक साइड मिले। अभी हमें एक और साइड मिल जाए या फिर और एक एंगल मिल जाए सॉरी चलो फिर साइड देखने की कोशिश कर।
ए और ए को हम रिलेट नहीं कर सकते, हमने ड्रॉ की है बट हमने कुछ मेंशन नहीं किया कि इक्वल है कि क्या है। वैसे ही ए लेंथ और ए लेंथ, उसका भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो वो भी तो हमें नहीं पता कि इक्वल है कि नहीं। अच्छा चलो फिर एंगल ही देख लेते हैं। ओके, ए बी एंड सी एफ वो हमने पहले ही पैरेलल ड्रॉ की है, राइट? पैरेलल लाइन है ड्रॉ, सो ए बी एंड ई सी। ओके, और ए सी क्या हो लेंगे हम? ट्रांसवर्सल। सो यहाँ पे जो एंगल बनेगा एट द ए एंड यहाँ पे, वो क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल, एंड अल्टरनेट एंगल ऑफ द पैरेलल लाइन्स ऑलवेज इक्वल। सो हमारा एंगल ए एंड ए वाला हम दे देते हैं नाम 3 and 4, वो क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो हमें साइड तो नहीं मिली पर एंगल मिल गया अल्टरनेट एंगल पर। ओके, वो हम बाद में प्रॉपरली लिख के देखेंगे, अभी सिर्फ समझ लेते हैं। ओके, सो हमें 3 चीजें मिल गई, तो हम कह सकते हैं कि ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऑफ कोर्स, राइट? सो अभी हमें ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी एफ ई। ओके, नाम लिखने के टाइम खास ध्यान रखो कि आपके करस्पॉन्डिंग ऑर्डर का फॉलो हो। ओके, अच्छा, उस वजह से हमें क्या मिल रहा है? ए एंगल तो हमने प्रूव किया इक्वल है, ए एंगल भी इक्वल है, तो उस वजह से ए एंगल हो जाएंगे इक्वल, बट उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दिस साइड इक्वल टू दिस वन, वो हो जाएगी। इसी तरह ए डी इक्वल टू सी एफ मिलेगी। क्या हो जाएगा? ए डी इक्वल सी एफ, एंड ए डी किसके इक्वल है? ए डी इक्वल है बी सी के, सॉरी बी डी के, सो लिख सकते हैं बी डी। ओके, देयरफॉर सी एफ इक्वल टू बी डी, ये दोनों भी इक्वल होगी, ए सी इक्वल टू सी एफ एंड ऑल्सो ए डी इक्वल टू बी डी, देन बी डी इक्वल टू सी एफ। सो ये 2 लाइन हमने पहले ऑलरेडी पैरेलल तो ड्रॉ कर ही रखी थी, राइट? वो तो हमने कंस्ट्रक्शन किया था, और अभी हम बोल रहे हैं कि ये इक्वल भी है, तो वो रूल्स याद करो पैरेललोग्राम का, कि अगर एक भी पैरेललोग्राम की क्वाड्रिलेटर की इक्वल लेंथ है और पैरेलल है 1 पैर, तो वो क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम ही होगा। तो हमें ये पैरेललोग्राम मिल जाएगा अगर ये दोनों प्रूव किया, तो ऑटोमेटिकली अगर पैरेललोग्राम है, सो देयरफॉर डी बी सी एफ इज पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम। ओके, एंड अगर ये पैरेललोग्राम है तो अनदर पैर भी तो हम कह सकते हैं पैरेलल है, राइट? सो डी एफ पैरेलल टू बी सी, एंड डी एफ लिखे या डी ई लिखे, पैरेलल लाइन को तो हमें पैरेलल लाइन ही दिखाना है, पैरेललोग्राम नहीं। तो लेंथ को कोई मैटर नहीं, तो डी एफ लिखे या डी ई लिखे, डजेंट मैटर। सो मिल गया हमें, थर्ड साइड इज अ पैरेलल टू द 2 मिड पॉइंट को कनेक्ट करके जो लाइन ड्रॉ किया है। अच्छा, चलो फिर अब तक हमने प्रूव किया, उससे हम अच्छे से लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे कैसे सिस्टेमेटिक लिखेंगे हमें एग्जाम के लिए, या कहीं पे भी हमारा आंसर दे रहे तो कैसे लिखा जाता है वो देखेंगे। चलो पहले उससे क्लीन कर लूँ, सॉरी। चलो ये ओरिजिनल डायग्राम साथ में लेते हैं कंस्ट्रक्ट किया हुआ। ओके, सो हमें एक कंस्ट्रक्शन प्रूव क्या करना है, पहले ए लिख लेते हैं। ओके, गिवन लिखते हैं पहले, तो हमें क्या गिवन है? गिवन क्या है? द लाइन सेगमेंट जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स, सो ए बी एंड AC has mid point respectively E and F। ओके, हो गया? अच्छा, चलो अभी हमें प्रूव क्या करना है।
ओके, तो वो तो हमें गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है? EF पैरेलल टू BC, ओके, वो हमें प्रूव करना है। अच्छा, उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन जो किया हुआ है ना यहाँ पे, वो लिख लेते हैं। सो कंस्ट्रक्शन, ओके, सो हमने क्या किया? CD पैरेलल टू DE, ओके, एक तो A, एंड दूसरा क्या किया? EF एक्सपेंड टू E पॉइंट, ओके। सो ये हमारा कंस्ट्रक्शन था, लिख लिया। अच्छा, चलो अभी ये दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो उसको लिखने की शुरुआत करते हैं। इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CDF, क्या हमारे पास है? एंगल F इक्वल, ओके, उसे हम F नहीं बोलेंगे 3 लेटर में नेम लिखते हैं। AFE, और EF ए भी बोल सकते हैं, बट ए से शुरू करने के करेंगे। AFE इक्वल टू एंगल DFC, क्यों लिख रहे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल्स, ओके, हो गए। दूसरा हमने क्या किया था कि F इज ए मिड पॉइंट, सो दिस इक्वल टू दिस, सो AF इक्वल टू CF, क्यों? क्योंकि गिवन है, ओके। अच्छा, अभी हमने क्या देखा था? एंगल A एंड एंगल C इज ए इक्वल, राइट। सो लिख लेते हैं एंगल ए को तो 1 लेटर में लिख सकते हैं, बट C नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी एक और C फॉर्म हो रहा है, और पूरा C भी हो सकता है सॉरी। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं ना, उसके लिए हमें 3 लेटर में नेम लिखना पड़ेगा। EAF इक्वल टू एंगल DCF, ओके। क्यों लिखा? अल्टरनेट एंगल पेयर्स, राइट। पेयर, ओके। और हम ये लिख सकते हैं 1, 2 एंड 3, जो हमने प्रूव किया। फ्रॉम 3 चीजें मिल गई हमें, एंगल, साइड, एंगल, राइट। सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3, क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल AEF congruent to triangle CDF, ओके। अच्छा, वो इक्वल हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव कर दिए। उस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि AE इक्वल टू DC, राइट, बाई CPCT। AE इक्वल CD और DC बाय CPCT, ओके। इससे क्यों हमने कॉन्ग्रुएंट का है वो लिखना रह गया है। A कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, ASA, सॉरी, यहाँ पे A आएगा, ओके। बाय A होगा CPCT, क्योंकि A कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ओके। बट वी नो दैट AE इक्वल AE एंड BE इक्वल है, क्यों? क्योंकि E इज अ मिड पॉइंट, देयरफॉर CD इक्वल टू BE, ओके। और हम लिख सकते हैं CD, देयरफॉर CD इक्वल टू BE। ऑल्सो CD पैरेलल टू
BE जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था, राइट। सो अभी हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्या है BED, ओके, ए साइड एंड ए साइड हमने क्या प्रूव किया, पैरेलल तो हमने कंस्ट्रक्ट किया था और इक्वल प्रूव किया। तो अभी हम कह सकते हैं कि ए पैरेलेलोग्राम है क्योंकि वन पेयर ऑफ द quadrilateral, it is a parallel as well as equal, then it is a parallelogram. So अभी हम लिख सकते हैं therefore BEDC is a parallelogram. ओके, और अभी हमने बोल दिया कि ये पैरेलेलोग्राम है तो कह सकते हैं कि BC पैरेलल टू ED, BC parallel to ED, ED. Also we can say BC parallel to EF, क्योंकि हमें पैरेलल ही बोलना है, पैरेलेलोग्राम के लिए इक्वल लेंथ चाहिए, बट पैरेलल साइड्स के लिए तो हम कह सकते हैं कि BC पैरेलल टू ED और EF. सो हमने ये ED को शॉर्ट करके EF कर दिया जो हमने प्रूव करना था। हो गया प्रूव। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।